आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपका हिंदी व्याकरण, यानी कि हिंदी व्याकरण में अगर आपके सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि अब आपका जो सिलेबस है इसमें केवल रिपोर्ट्स और निबंध और अनुच्छेद ये सारी चीजें लिखना और पत्र लेखन, केवल ये सारी चीजें ही आपके हिंदी व्याकरण में आती हैं। लेकिन जैसे कि आप लोगों ने ही मुझे बताया था कि आपको हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, अलंकार, संधि, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है, ये सारी चीजें आप लोगों को एक बार रिवाइज करनी है। तो ये बहुत अच्छा सुझाव आप लोगों की तरफ से मुझे आया था कि मैं आप सबको ये सारी चीजें रिवाइज करवाऊं। तो आज हम इसी कारण हिंदी व्याकरण का ये सेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं और इसमें हम हिंदी के शुरुआत से ही, यानी कि हिंदी जो है उसके व्याकरण का जो शुरुआत है वहीं से हम एक बार पढ़ना शुरू करेंगे कि किस तरह से हिंदी में जो व्याकरण है उसकी शुरुआत होती है। स्वर, व्यंजन, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम वर्ण पढ़ते हैं और वर्णों से किस तरह से शब्द बनाए जाते हैं, शब्दों से किस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और नए शब्द किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो नए शब्द बनाने की एक प्रक्रिया है समास, वही आज हम शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम हिंदी व्याकरण की ये सारी चीजें एक बार रिवाइज करेंगे, संज्ञा, सर्वनाम और वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। तो उसके बाद ही हम समास वाला जो हमारा टॉपिक है इसे हम शुरू करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी, पेन, पेंसिल लेकर। और हाँ, आपको कोई प्रश्न आता है जहन में या कोई प्रॉब्लम अगर आपको किसी चीज में आती है तो आप सारी प्रॉब्लम्स आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। तो जैसे आपने क्लास 10th तक हिंदी व्याकरण पढ़ी है और 10th तक आपने भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। उसके बाद आपने वर्ण विचार, संधि, शब्द विचार, शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो इन सारी चीजों में जैसे कि मैंने आपको बताया, हिंदी व्याकरण जो है वो क्या है। तो हिंदी में देखिए, सबसे पहले आता है कि जो हम मनुष्य हैं, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और वो अपने आस पड़ोस, रिश्तेदार आदि के संपर्क में रहता है। हमेशा वो लोगों के संपर्क में रहता है और क्या करता है, वो अपने मन के भावों को दूसरे लोगों को, दूसरे अपने मित्रों को, अपने मन के भावों को वो व्यक्त करता है। और क्या करता है कि वो हमेशा अपनी बात को बताने के लिए किसी न किसी भाषा का प्रयोग करता है। तो क्या होता है कि भाषा के अभाव में, अक्सर अगर भाषा ना हो तो भाषा के अभाव में हम अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब अगर हमारे पास हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा में हम कई तरह से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, जैसे मौखिक रूप से और लिखित रूप से। यानी कि मुख्यतः दो ही तरह से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, मौखिक एवं लिखित। तो इन तरीकों से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं। मौखिक भाषा यानी कि जैसे अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कोई भी चीज अगर आपको मुंह से बोलकर बताई जाती है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और अगर लिखकर कोई चीज आपको बताई जाती है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो इस तरह से भाषा के दो रूप मैंने आपको यहाँ पर बताए। और तीसरा रूप, जब हम छोटे होते हैं तो आपने तीसरा रूप भी आपने एक पढ़ा है भाषा का, वो है सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा में अक्सर क्या होता है कि हम कई बार आपने देखा होगा कुछ चिन्ह लगे रहते हैं कि आप लेफ्ट को जाइए या आप राइट को जाइए या आप यहाँ से यू टर्न लेंगे या फिर
और तरह के। तो इस तरह से संकेतों के द्वारा भी हमें बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, बहुत सारी चीजें समझाई जाती हैं। और कई बार आप देखते होंगे स्कूल में जब आपकी पीटी होती है तो विसल जो बजती है, जो सीटी बजती है, उसके द्वारा भी आपको संकेत दिए जाते हैं। तो ये भी एक भाषा है। शुरुआत में आपको ये सारी चीजें सीखनी होती हैं और उसके बाद फिर आपकी हैबिट में ये सारी चीजें आ जाती हैं, ये सारी बातें आ जाती हैं। तो हमने व्याकरण की शुरुआत हमारी भाषा से होती है। तो भाषा में जैसे मैंने आपको कहा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ये दोनों हमारी मेन चीजें हैं। उसके बाद जैसे जो लिखित भाषा होती है उसमें हम लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरा व्यक्ति पढ़कर दूसरे की बातों को समझता है। और उसके बाद आती है मातृभाषा। मातृभाषा, मातृभाषा क्या होती है? देखिए, वह भाषा जो बच्चे अपने माता से, अपने परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो ये आपकी मातृभाषा है। अगर आपकी फैमिली हिंदी में बोलती है, अगर आपका परिवार हिंदी में बोलता है तो आपकी मातृभाषा हिंदी है। अगर आप पंजाबी में बोलते हैं तो आपकी मातृभाषा पंजाबी है। तो अगर आप कश्मीरी में बोलते हैं तो आपकी मातृभाषा कश्मीरी है। तो इस तरह से जो भी आपके परिवार में जो भाषा बोली जाती है वो आपकी मातृभाषा है। और दूसरा आता है आपकी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा क्या है कि वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो देश के अधिकांश जो निवासी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, एक देश में जिस भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, सबसे ज्यादा क्षेत्र में किया जाता है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन क्या होता है, प्रत्येक देश की देखिए अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे जापान की जापानी, चीन की चीनी, फ्रांस की फ्रांसी और सीसी, ब्रिटेन की अंग्रेजी, स्पेन की स्पेनिश। तो सब देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमारा जो देश भारत है, इसमें ज्यादातर क्षेत्रों में, ज्यादातर हिस्से में हिंदी बोली जाती है। लेकिन हमारा जो देश है यहाँ पर हिंदी बोली तो जाती है, लेकिन हमारे देश में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। इसको राजभाषा कहा जाता है। हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा यानी कि जिस भाषा का प्रयोग देश के कार्यालयों में काम काज के लिए किया जाता है, यानी कि कोई भी राजकीय काम होता है, कोई भी देश का जो काम होता है, देश के जो कार्यालय होते हैं, वहां पर इस भाषा का प्रयोग राजकाज के लिए, यानी कि बहुत सारे राजकीय कामों के लिए किया जाता है। तो इसीलिए इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया था। और इसीलिए हमेशा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था, भारत की राजभाषा हिंदी को। और इसीलिए इस दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये तो है हमारी भाषाएं। हिंदी में हमने सबसे पहले भाषा के बारे में जाना, और यहाँ पर अब हम व्याकरण के बारे में जानते हैं कि देखिए ये सारे, और आपको लिपि के बारे में भी पता होगा कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिए भाषा से ही लिपि जो शब्द है, लिपि, लिपि क्या होता है कि किसी भी भाषा को जब हम लिखते हैं तो भाषा एक आपकी मातृभाषा होती है, एक होती है बोलियां। ठीक है, एक क्या होती है, बोलियां, यानी कि जो कुछ
एक निश्चित एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे कि गढ़वाली, कुमाऊनी और या फिर और भी बहुत सारी बोलियां। तो इनका क्या होता है कि कुछ बोलियों के लिपि चिन्ह नहीं होते हैं, यानी कि जिनके लिपि चिन्ह नहीं होते हैं उनको हम बोली कहते हैं, और जिनके कुछ लिपि निर्धारित लिपि चिन्ह होते हैं उन्हें हम भाषा कहते हैं। तो जैसे संस्कृत की लिपि चिन्ह क्या है? देवनागरी। और हिंदी का क्या है? देवनागरी। इसी तरह अंग्रेजी का क्या है? रोमन। जर्मन का क्या है? रोमन। और मराठी का भी देवनागरी, कश्मीरी का भी देवनागरी, नेपाली का भी देवनागरी, संथाली का भी देवनागरी। तो ऐसे ही जो भी भाषाएं होती हैं इनके भी लिपि चिन्ह होते हैं। तो अब हम व्याकरण के अंगों के बारे में जानेंगे। तो लिपि हमने जान लिया कि भाषा चिन्ह होते हैं, उन्हें लिपि कहा जाता है। अब हम व्याकरण के अंग जानेंगे। व्याकरण के अंग। व्याकरण के कौन कौन से अंग होते हैं? तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये केवल क्योंकि अब हम व्याकरण पढ़ना शुरू कर रहे हैं, व्याकरण का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें पता तो हो कि वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं। अगर हम समास पढ़ रहे हैं या हम संधि पढ़ रहे हैं तो हमें सारी चीजें मालूम होनी चाहिए कि वर्ण किसे कहा जाता है, या शब्द विचार क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। तो इसीलिए हम ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ रहे हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार एवं वाक्य विचार। वैसे ये सारी चीजें आपकी क्लास 6 में शुरू हो जाती हैं, आप क्लास 6 से ये सारी चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, तो हमने व्याकरण के 3 अंग यहाँ पर बताए। तो हमने क्या यहाँ पर देखा कि 3 चीजें हैं। तो इन 3 चीजों से हमें क्या समझ में आता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित करके शुद्ध रूप में प्रयोग करने का ज्ञान कराता है। हम वर्णों को जानते हैं, उससे हम शब्दों को जानते हैं, हम वाक्यों को जानते हैं, और इससे क्या होता है, इससे हम व्याकरण की परिभाषा निकाल सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियमों को निर्धारित करके शुद्ध रूप में प्रयोग करने का ज्ञान कराता है। ये मैं आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि आपको व्याकरण की परिभाषा याद हो जाए। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित कर भाषा को कुछ नियमों में बांधता है, भाषा के कुछ नियम निर्धारित करता है, निर्धारित कर शुद्ध रूप में प्रयोग का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो ये हमें भाषा को शुद्ध रूप में किस तरह से प्रयोग किया जाता है ये हमें सिखाता है। तो व्याकरण के हमने 3 अंग पढ़े। कौन कौन से 3 अंग पढ़े? वर्ण विचार, शब्द विचार एवं वाक्य विचार। तो वर्ण विचार यानी कि व्याकरण का वो अंग जहां पर आप वर्णों की बनावट, भेद, आकार, उच्चारण आदि पर विचार करते हैं। ठीक है, जहां पर आप वर्णों, अभी आप वर्ण शब्द पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं और वर्णों से ही आप ये सारी चीजें लिख रहे हैं। तो व्याकरण का वो अंग जिसमें आप वर्णों की बनावट, कि कैसे वर्णों की बनावट हुई है, भेद क्या है,
आकार क्या है, उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, इन सभी चीजों पर जिस पर आप विचार करते हैं इसे वर्ण विचार कहा जाता है। बिल्कुल एज इट इज सेम, व्याकरण के जिस अंग में आप शब्द की बनावट, शब्द के भेद, शब्द की उत्पत्ति पर विचार करते हैं कि ये शब्द की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे, तो इस पर आप विचार करते हैं उसे शब्द विचार कहा जाता है। नेक्स्ट, व्याकरण के जिस अंग में आप वाक्य की रचना, विश्लेषण, भेद, विराम चिन्हों आदि पर विचार करते हैं उसे वाक्य विचार कहा जाता है। तो इस तरह से तीन चीजें जो हैं व्याकरण के मुख्य अंग हैं और इन्हें हम इस प्रकार से आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे वर्ण विचार को। वर्ण विचार बहुत पहले आप सीख चुके हैं, क्लास 6 से आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन एक बार रिवाइज अगर हम कर देंगे तो आपके लिए व्याकरण पढ़ना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए शुरू में क्या होता है, जब बच्चा बोलना सीखता है, आपने देखा होगा जब बच्चा बोलना सीखता है तो क्या होता है कि उसके मुख से बहुत सारी ध्वनियां उच्चारित होती हैं और उन ध्वनियों का ही वो लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अगर वो कहता है मम्मा तो वो डायरेक्ट मम्मा नहीं कहता, वो पहले मा 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 माँ वो बोलना शुरू करता है। अगर वो पापा बोलता है तो वो डायरेक्ट पापा नहीं बोलता बच्चा, वो पा 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 बोलता है। अगर बच्चा बुआ बोलता है तो वो शुरू में डायरेक्ट बुआ नहीं बोलता, वो बा 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 बोलना शुरू करता है। अगर वो दादी बोलता है तो वो द बोलना शुरू करता है। तो इन्हीं जो उसके मुंह से जो ये ध्वनियां निकल रही हैं, तो इन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है, जो ये वर्ण यहाँ पर लिखे गए हैं। तो अब देखिए वर्णों को लिखने का ढंग, वर्णों को लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है कि हमने वर्णों को किस तरह से लिखा गया है, हमने वर्णों को किस तरह से लिखा है। अब यहाँ पर देखिए जिसमें कई बार क्या होता है कि प्रत्येक जो वर्ण होता है, अब जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बोलियां जो होती हैं उसके लिपि चिन्ह नहीं होते। जो बोलियां हम बोलते हैं, अगर हम कुमाऊनी बोलते हैं, गढ़वाली बोलते हैं, तो अब तो खैर गढ़वाली को भाषा का दर्जा दिए जाने पर विचार हो रहा है कि गढ़वाली एक भाषा है, उसकी लिपि बनाई जा रही है। तो क्या होता है कि बोलियों की अक्सर लिपियां नहीं होती हैं, यानी कि उनके लिपि चिन्ह उपलब्ध नहीं होते हैं, उनके लिपि चिन्ह नहीं निर्धारित किए गए होते हैं। तो कई बार प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह हम निर्धारित करते हैं और यही भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। जो लिपि चिन्ह होते हैं यही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो अभी हम वर्ण की परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे कि वर्ण क्या होता है। वर्ण, देखिए अभी हमने कहा कि जो भी हम बोलना सीखते हैं, शुरुआत जब हम बोलने की करते हैं तो हम एक ध्वनि अपने मुंह से निकालते हैं और उसी का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, लिपि कहलाता है, उसी का लिखित रूप लिपि कहलाता है। तो अब वर्णों की बात की तो जैसे मैंने कहा कि जब हम किसी भी चीज के लिए कुछ निश्चित चिन्ह निर्धारित करते हैं और यही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे माँ बोला तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, आप आधा माँ नहीं बोल सकते। तो जैसे परिभाषा क्या बनेगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। देखिए
वर्ण ध्वनि के लिखित रूप हैं। जो वर्ण होते हैं वो किसी भी ध्वनि के लिखित रूप हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कोई भी ध्वनि है, अ, म, अ, र, अ, ये कैसे बना? अ, म। जब आप म शब्द बोलते हैं तो उसमें एक और साउंड आता है आपका अ का। एक बार आप उच्चारण कीजिए अपने मन से, म। तो म तो हमारा आ रहा है, लेकिन साथ में क्या आ रहा है? अ, म। र, र जब शब्द आप बोल रहे हैं तो साथ में क्या साउंड आ रहा है? अ। तो ये क्या हुआ? अ, म, र, अमर। तो आपने देखा कि वर्णों का सार्थक मेल क्या बना रहा है? शब्द बना रहा है। बिल्कुल, बहुत ही इजी एग्जांपल से हमें यहीं पे क्लियर हो गया कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द हमने यहीं पे सीख लिया कि वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। जैसे अ, म, र, अमर। आगे बढ़ेंगे। ये हमारे वर्ण की परिभाषा हुई। और अब हम वर्ण माला किसे कहते हैं? देखिए, वर्ण माला। जब आप क्लास एलकेजी यूकेजी में होते हैं तभी आपको वर्णमाला सिखाई जाती है। किसे कहते हैं वर्णमाला? देखिए, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जब हम वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखना शुरू करते हैं तो ये वर्णमाला कहलाता है। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। तो इस तरह से हमने व्यवस्थित क्रम में सारे वर्ण लिखे हैं और व्यवस्थित क्रम में लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। और हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? एक बार हैंड रेज कर दीजिए। क्लास 11th के आप बच्चे हैं। वैसे मुझे आपको ये सारी चीजें पढ़ाने का कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा, ये सारी चीजें आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो शुरुआत से पढ़ना अच्छी बात होती है, इसीलिए ये सारी चीजें आपको रिवाइज कराई जा रही हैं। अगर आपको किसी को भी पता है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, कुल कितने वर्ण होते हैं, तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में बच्चे, मैंने कहा कि वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। पहले हम ये लिखेंगे, वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णों को जब हम व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं तो वो वर्णमाला कहलाता है। और हिंदी वर्णमाला में आपके कुल 44 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं। तो ये है कि हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं। अब एक और चीज आती है, वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद होते हैं। टोटल 44 वर्ण हैं। वर्णों के भेद यहाँ पर बताए गए हैं। दो भेद होते हैं आपके, स्वर और व्यंजन। स्वर एवं व्यंजन के भेद। स्वर और व्यंजन। तो टोटल मैंने बताया कि 44 वर्ण है। अब इन्हें
दो भागों में बांट दिया गया है। नंबर एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर यानी कि आपके स्वर कितने होते हैं? स्वर आपके 11 होते हैं और व्यंजन आपके 33 होते हैं। तो टोटल कितने हुए आपके? 44। तो 11 स्वर और 33 व्यंजन। हिंदी व्याकरण में आपके हिंदी जो वर्णमाला है आपकी, उसमें केवल कुल 44 वर्ण होते हैं। वर्णों के दो भेद बताए गए हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर आपके 11 होते हैं और व्यंजन आपके 33 होते हैं, यानी कि 33 होते हैं। तो बच्चे, अब यहाँ पर मैंने बताया स्वर और व्यंजन। अब ये स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, तो एक बार देख लेते हैं स्वर क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वर, स्वर यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। अभी अभी हमने कहा कि बच्चे कुछ शब्द अपने मुंह से, कुछ ध्वनियां अपने मुंह से निकालते हैं, तो वो तो हमने वर्ण कहे, लेकिन लिपि कही, वर्ण कहे। लेकिन अब मैंने यहाँ पे कहा जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो, वे स्वर कहलाते हैं। एक बार परिभाषा यहाँ पर लिख देते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। तो जिन वर्णों को हम बिना किसी वर्ण की सहायता से बोलते हैं, या जिनका उच्चारण हम बिना अन्य वर्ण की, जैसे अभी मैंने यहाँ पर बताया था म, आपने देखा होगा मैंने इस पर ऐसे लगाया था अ, फिर मैंने लिखा था र, फिर मैंने उस पर ऐसे लगाया था अ। तो यहाँ पे मैंने म, जब हम म शब्द का उच्चारण करते हैं तो आपको दो साउंड्स आ रहे हैं, दो ध्वनियां। एक तो म की ध्वनि आ रही है और साथ में अ की ध्वनि भी आ रही है, म अ। ठीक है। ऐसे ही र, जब हम शब्द यहाँ पर बोल रहे हैं तो उसमें भी पहले र की ध्वनि आ रही है, फिर आपकी अ की ध्वनि आ रही है। तो ये तो हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे, लेकिन अभी मैंने कहा कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, उसे हम स्वर कहते हैं, स्वर कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इन जो हम ये वर्ण है, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि मुख से जो हवा होती है वो स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है। यानी कि कोई भी जो वर्ण यहाँ पर हम बोल रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एयर हमारी अटकती नहीं है, मुंह से एकदम से बाहर निकलती है। उच्चारण कीजिए साथ में अ, साथ में उच्चारण कीजिए आ, साथ में उच्चारण कीजिए इ, साथ में उच्चारण कीजिए ई, साथ में उच्चारण कीजिए उ, साथ में उच्चारण कीजिए ऊ। तो आप देख रहे हैं जो भी हमने अभी तक वर्ण यहाँ पर बोले, इनमें किसी में भी जो एयर है वो अटक नहीं रही है, सीधे बाहर निकल रही है। यानी कि जो मुख से उच्चारण हो रहा है इन शब्दों वर्णों का, तो यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है और ना ही किसी दूसरे वर्ण की सहायता हमें इनको उच्चारण करने में लेनी पड़ रही है। तो ये संख्या में 11 होते हैं, हमने पहले ही जान लिया। और ये है एग्जाम्पल अ, आ, इ, ई, उ,
ए, आई, ओ तथा औ। तो ये है आपके स्वर। तो ये आपके स्वर हैं जो हिंदी व्याकरण में आपके 11 इनकी संख्या होती है। नेक्स्ट है आपका व्यंजन। देखिए स्वर के भी 3 भेद होते हैं, तो हम ये सारी चीजें इतनी बहुत ज्यादा गहराई में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आप चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। केवल हमें जानना है कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर के 3 भेद यहाँ पर होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो इनको अलग अलग तरह से जब इनको बोला जाता है तो उसी के आधार पर इसके भेद यहाँ पर बताए गए हैं। अब हम व्यंजन पढ़ेंगे और स्वरों की मात्राएं भी बहुत तरीके की होती हैं। स्वर जब आप एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे। अगला है, हमने पढ़ा व्यंजन। स्वर के का वर्णों का दूसरा भेद हमने पढ़ा व्यंजन। तो व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि जिन वर्णों को उच्चारण करते वक्त हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हमने स्वर कहा। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे जिन वर्णों का, अभी यहाँ पर समझने के लिए आसान हो जाएगा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, या फिर जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। और ये मूल रूप से हिंदी व्याकरण में 33 यानी कि 33 होते हैं। और कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया क, आप क और अ एक साथ बोल रहे हैं। म, ल, कमल। आप देख रहे हैं क, म, ल। आप क अगर बोलते हैं तो आपको साउंड आ रहा है अ का। म अगर बोलते हैं तो उसमें साउंड आ रहा है अ का। ल अगर बोलते हैं तो उसमें साउंड आ रहा है अ का। तो इस तरह से क, म, ल, कमल। तो यहाँ पर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन के भी 3 भेद बताए गए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो पहला भाग है आपके हिंदी व्याकरण का वर्ण, ये हमने ऊपरी तौर पर पढ़ लिया है। काफी कुछ चीजें इसके अंदर भी हैं, लेकिन अगर आपको इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो वर्ण हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, वर्ण के दोनों भेद हमने जान लिए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इस पर शब्द विचार, यानी कि वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। वो आपने यहीं पे देख लिया, बहुत ही ज्यादा इजी है, जैसे क, म, ल, कमल या और भी चीजें। तो इसी तरह हम शब्द विचार पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद वाक्य, उसके बाद फिर जो हमारे टॉपिक पढ़ने हैं हमने उन पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ
हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नेक्स्ट सेशन जब भी अटेंड करें तो प्लीज बच्चों उससे पहले आप अपने माइक्स चेक करवा लें, अपनी सारी चीजें जो आपको क्लास अटेंड करने के लिए आवश्यक होती हैं आप अपने पास सुरक्षित कर लें, क्योंकि क्लास के टाइम पे क्या होता है कि हम जरूरी डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।